नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है संस्कृति। ये कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्याय 17 है। जी, और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौसल्यायन। हाँ, और इस चर्चा को शुरू करने के लिए यहाँ हमारे सामने एक चित्र है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक तरफ एक आदि मानव है जो आग जला रहा है, जो एक शुरुआती आविष्कार का प्रतीक है। और दूसरी तरफ एक रॉकेट है जो आज की आधुनिक तकनीक का प्रतीक है। बिल्कुल। और ये जो पूरी यात्रा है आदि मानव से रॉकेट तक की, यही असल में संस्कृति और सभ्यता की कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, तो इस चर्चा में हम क्या क्या जानेंगे उसकी एक रूपरेखा देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लेखक का परिचय जानेंगे, फिर संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है इसको समझेंगे। उसके बाद हम पाठ का वाचन करेंगे और उसका सरल अर्थ भी साथ साथ समझते जाएंगे। ठीक है। और फिर संस्कृति को कौन से तत्व प्रेरित करते हैं उन पर बात करेंगे, और अंत में हम एक निष्कर्ष और कुछ जरूरी शब्दार्थों पर ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन इस पाठ को सीखने का उद्देश्य क्या है? इसे पढ़कर विद्यार्थियों को क्या हासिल होगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थी सबसे पहले तो सभ्यता और संस्कृति, इन दो शब्दों का सही और गहरा अर्थ समझ सकेंगे, जो कि अक्सर उलझा हुआ रहता है। बिल्कुल। दूसरा, वे ये जान पाएंगे कि एक आविष्कारक मतलब एक इन्वेंटर और एक उपयोगकर्ता यानी यूजर में क्या अंतर होता है। अच्छा। और न्यूटन और कार्ल मार्क्स जैसे उदाहरणों के माध्यम से एक संस्कृत व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए ये भी समझेंगे। और सबसे जरूरी बात ये समझेंगे कि मानव कल्याण की जो भावना है वही असली संस्कृति है। चलिए, तो अब लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं। भदंत आनंद कौसल्यायन। जी, इनका जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सुहाना गांव में हुआ था। और इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। हाँ, उन्होंने अपनी शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर से पूरी की, वहां से बीए किया। उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करें तो वो एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, हिंदी सेवी थे और एक महान यात्री भी थे। जी, उन्होंने देश विदेश का बहुत भ्रमण किया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि वो लंबे समय तक वर्धा में गांधी जी के साथ रहे। हाँ, और इसका असर उनके लेखन पर भी दिखता है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका और बहानेबाजी। और उनका निधन 1988 में हुआ था। तो सरल शब्दों में कहें तो लेखक का जन्म पंजाब में हुआ था। वे एक बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जिन्होंने अपना जीवन हिंदी और बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाया। और वो गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे। बिल्कुल। चलिए अब पाठ के परिचय पर आते हैं। शीर्षक है शब्दों की उलझन, सभ्यता और संस्कृति। लेखक लिखते हैं, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। कितनी गहरी बात से शुरुआत की है। लेखक कह रहे हैं कि ये दो शब्द हम इस्तेमाल तो बहुत करते हैं, पर इनका सही मतलब या तो हमें पता नहीं होता या हम एक भ्रम में रहते हैं। जी, और वो आगे कहते हैं कि हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, और जब इनके साथ भौतिक या आध्यात्मिक जैसे विशेषण जुड़ जाते हैं तो अर्थ और भी उलझ जाता है। सही बात है। तो इस पाठ में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि क्या ये एक ही चीज है या फिर अलग अलग है। जी, और यहाँ चित्र में भी देखिए, पहेली के दो टुकड़ों की तरह सभ्यता और संस्कृति को दिखाया गया है। हाँ, दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि ये आपस में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन अलग अलग हैं और इन्हें समझने की जरूरत है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। लेखक हमें कुछ उदाहरणों की मदद से समझाते हैं। पहला उदाहरण है आग का आविष्कार। लेखक लिखते हैं, कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वो कितना बड़ा आविष्कारक होगा। इसका सरल अर्थ ये है कि लेखक हमें उस प्राचीन काल में ले जा रहे हैं जब आग थी ही नहीं। सोचकर भी अजीब लगता है ना? तो सोचिए उस पहले इंसान की बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस कितनी महान रही होगी, जिसने शायद पत्थरों को रगड़कर पहली बार आग पैदा की। तो वो जो नई चीज खोजने की शक्ति थी ना, वही उसकी संस्कृति है। अच्छा, मतलब आग संस्कृति नहीं है बल्कि आग को खोजने की बुद्धि संस्कृति है। एकदम सही। एक और उदाहरण है सुई धागे का परिचय। लेखक कहते हैं, अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था। जिस मनुष्य के दिमाग में
पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर कपड़े के 2 टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं। वह भी कितना बड़ा आविष्कारक रहा होगा। जी, तो ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति ने पहली बार ये सोचा होगा कि 2 अलग कपड़ों को जोड़ने के लिए लोहे के एक नुकीले टुकड़े यानी सुई का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी वो सोच और वो जो योग्यता थी वही उसकी संस्कृति है। तो फिर इन 2 उदाहरणों से संस्कृति और सभ्यता का असली अंतर क्या निकल कर आता है? देखिए, अंतर अब बिल्कुल साफ हो जाता है। संस्कृति क्या है? संस्कृति वो योग्यता, वो एबिलिटी या वो प्रेरणा है जिसके बल पे कोई नया आविष्कार होता है। जैसे आग खोजने की बुद्धि। बिल्कुल। इसीलिए लेखक ने एक बहुत सुंदर बात कही है, संस्कृति माँ है। वाह। और सभ्यता? सभ्यता उस आविष्कार के बाद मिली हुई चीज है, वो परिणाम है जिसका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि आग, सुई धागा या आज के जमाने में मोटर गाड़ी। हाँ, इसीलिए लेखक कहते हैं सभ्यता उसकी बेटी है। अच्छा, तो संस्कृति माँ है और सभ्यता उसकी बेटी। जी, संस्कृति वो आंतरिक क्षमता है जो किसी नई खोज को जन्म देती है। ये एक विचार है, एक योग्यता है, और सभ्यता उस संस्कृति यानी उस सोच का परिणाम है। आग की खोज संस्कृति है और उस आग का उपयोग करके भोजन पकाना वो सभ्यता है। ये तो बहुत ही साफ हो गया। मतलब जो अदृश्य है, जो सोच है, वो संस्कृति, और जो दिख रहा है, जो परिणाम है, वो सभ्यता। आपने बिल्कुल सही समझा। इसी बात को और पक्का करने के लिए लेखक न्यूटन और आज के एक विद्यार्थी का उदाहरण देते हैं। जी, और ये उदाहरण इस अंतर को और भी गहरा कर देता है। लेखक कहते हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वो संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है। हाँ, तो इसका सरल अर्थ समझिए। न्यूटन को संस्कृत मानव क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की एक नई खोज की। बिल्कुल, उन्होंने कुछ मौलिक रचा, इसीलिए वो संस्कृत हैं। अब आते हैं आज के विद्यार्थी पर। आज का विद्यार्थी न्यूटन से ज्यादा जानकारी रख सकता है, वो ज्यादा सभ्य हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसे न्यूटन के सिद्धांत के अलावा भी बहुत कुछ पता है, लेकिन वो न्यूटन से अधिक संस्कृत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज खुद नहीं खोजी, उसे वो ज्ञान अपने पूर्वजों से, अपनी किताबों से मिला है। वो केवल एक उपयोगकर्ता है, आविष्कारक नहीं। तो ये तो आविष्कारक और उपयोगकर्ता के बीच का फर्क हो गया। जो नया रचे वो संस्कृत, और जो उस रची हुई चीज का इस्तेमाल करे वो सभ्य। एकदम सही। पर एक सवाल उठता है, ये आविष्कार होते क्यों है? इनकी प्रेरणा क्या है? क्या सिर्फ पेट की भूख या मन की जिज्ञासा? लेखक इस सवाल की भी गहराई में जाते हैं। वो कहते हैं, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही, लेकिन जब वो मानव खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो वो ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। इसका सरल अर्थ यह है कि आविष्कार सिर्फ भूख मिटाने या सर्दी से बचने जैसे भौतिक कारणों से नहीं होते। अच्छा। जिस इंसान का पेट भरा है फिर भी वो रात में तारों को देखकर सोचता है, वो अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरोसिटी के कारण नहीं खोज करता है। और लेखक के अनुसार यही जिज्ञासा वास्तविक संस्कृति के जननी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बहुत गंभीर सवाल उठता है, अगर बुद्धि का उपयोग कुछ विनाशकारी बनाने के लिए किया जाए तो क्या उसे भी संस्कृति कहेंगे? और यहीं पर यह चर्चा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लेखक पूछते हैं, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। यदि विज्ञान या बुद्धि का उपयोग हथियार बनाने और विनाश करने के लिए किया जाए तो वो असंस्कृति है, मतलब नॉन कल्चर। और ऐसी असंस्कृति का परिणाम सभ्यता नहीं बल्कि असभ्यता होगा। बिल्कुल। संस्कृति का कल्याण से, मतलब वेलफेयर से जुड़ा होना अनिवार्य है। अगर कोई आविष्कार मानव की भलाई नहीं करता तो वो संस्कृति नहीं है। तो चलिए अब तक की चर्चा का एक सार निकाल लेते हैं। जी। पहली बात, संस्कृति यानी डिस्कवरी। ये वो आंतरिक शक्ति और बुद्धि है जो कुछ नया रचती है। हाँ, ये इंसान के अंदर की रचनात्मक शक्ति है। दूसरी बात, सभ्यता यानी रिफाइनमेंट। यह संस्कृति का बाहरी परिणाम है, जैसे हमारा रहन सहन, खान पान। बिल्कुल, संस्कृति के आविष्कारों से जो जीवन शैली बनती है वही सभ्यता है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, कल्याण की भावना।
यदि कोई आविष्कार मानव का नुकसान करे तो वो संस्कृति नहीं, असंस्कृति है। और संस्कृति का मूल उद्देश्य हमेशा मानव का भला करना होना चाहिए। और आखिरी बात, स्थायित्व। संस्कृति का कल्याणकारी अंश ही स्थायी होता है और अगली पीढ़ी को मिलता है। जी, जो आविष्कार विनाशकारी होते हैं वे मिट जाते हैं, लेकिन जो भलाई के लिए हैं वे हमेशा बने रहते हैं। बहुत खूब। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं जो इस पाठ में आए हैं। हाँ, ये जरूरी है। पहला शब्द है अनायास। अनायास का मतलब है बिना मेहनत के या आसानी से, एफर्टलेसली। अगला शब्द परिष्कृत। परिष्कृत मतलब शुद्ध किया हुआ या साफ, जिसे हम रिफाइंड कहते हैं। एक शब्द है मनीषी। मनीषी का अर्थ है विद्वान या विचारक यानी स्कॉलर। कदाचित। कदाचित यानी शायद, परहैप्स। एक शब्द है शीतोष्ण। इसका मतलब है ठंडा और गर्म, कोल्ड एंड हॉट। और तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है प्यास या लोभ यानी डिजायर या ग्रीड। और अंतिम शब्द है अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब है जिसे बांटा ना जा सके, इनडिविजिबल। चलिए अब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। लेखक भदंत आनंद कौसल्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जी। वो कहते हैं, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वो अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। इसका बहुत गहरा अर्थ है। इसका मतलब है कि मानव संस्कृति को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता और संस्कृति का वो हिस्सा जो इंसान की भलाई करता है वही विनाशकारी हिस्से से बेहतर है और हमेशा हमेशा कायम रहता है। तो एक अंतिम विचार जिसके साथ हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं वो ये है कि संस्कृति का उद्देश्य केवल आविष्कार नहीं बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः है। बिल्कुल, यानी सबका कल्याण हो। ये इस पाठ का सबसे बड़ा संदेश है। किसी भी नई खोज या ज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल आविष्कार करना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि इससे सभी का भला हो, सभी सुखी हों। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।